Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this second day of series where we are discussing MSME and startup analysis, complete analysis. So we have with us our second day speaker, CA Pankaj Chawla ji. Pankaj ji, welcome to you. Thank you so much. And second speaker, Ankit Kaushik ji. Ankit ji, welcome to you from Jakarta. Thank you so much. So I hope everyone has received the day one presentation, and day one recording and presentation will be shared by today itself. About Pankaj ji, first of all, I would like to brief about him before starting his deliberation. He is especially in the mission to take MSME future MNCs. So typical topic, interesting industry where he's working as an investor, as a mentor, passionate for artificial intelligence, robotics, as a CFO services, and various other platforms. He's addressing these issues. Currently, he's a president of Delhi for MSME and Startup Forum, Bharat. And by profession, he's chartered accountant. So, Pankaj ji, I request to take up the second day session in which you have to discuss regarding the beneficial schemes and other options available for these type of industry. So I request to take up your technical session. And meantime, if you have any query, participant have any query, you can post in the chat box. We will take up in the last of the session. Over to you, Pankaj ji. Sure. Thank you so much, Ji, for the introduction. I will keep the session in Hindi and English, a mix of both. Sure. So आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है opportunities for chartered accountants, how they can grow their business within the MSME set of clients that they have and onwards. और second part of session है वो है on the changes in the MSME schemes which have happened. So इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे. अगले करीब 45 मिनट हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको लेके आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस. ये सेशन मेजरली उन लोगों के लिए है जो अपने रेवेन्यू टिकट साइज को ग्रो करना चाहते हैं from X to 5X, 10X and so on and so forth. Faster scale करना चाहते हैं और not least is that they want free time for themselves despite growing their practice. So ये सेशन का फोकस उन लोगों के लिए ज्यादा है. I am sure मेरे सारे जितने मित्र हैं वो इस चीज पे फोकस करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है सेशन में मैं कवर करूंगा. बैकग्राउंड पहले दे देता हूं कि एग्जैक्टली मेरा पर्पस क्या है बिजनेसेस को हेल्प करने का. हर बिजनेस और हर एंटरप्रेन्योर, बी इट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एनी अदर बिजनेस, इज वांटिंग टू ग्रो देयर प्रैक्टिस. नाउ दिस ग्रोथ ऑफ प्रैक्टिस एट टाइम्स इज ग्रोइंग लाइक अमीबा, which means आप ग्रो तो कर रहे हैं बट प्रोबेबली स्ट्रक्चर नहीं है ग्रोथ में, स्ट्रैटेजी नहीं है ग्रोथ में. तो मेरा पर्पस है आपके बिजनेस की ग्रोथ को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना, सो दैट आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स बना सकें. वो पॉसिबल है जब आप अपने MSMEs के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स डिलीवर कर पाएंगे. उनकी ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है. सो ये मैं एनेबल करता हूं, ये मैं हेल्प करता हूं लोगों को करने के लिए. स्टार्ट करता हूं मार्शल गोल्डस्मिथ के एक कोट से, विच सेज व्हाट गॉट यू हियर वोंट टेक यू देयर. जो करके आप यहां तक आए हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो आपको इसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकता. उसके लिए आपको इससे कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा, इससे कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा. वो क्या क्या चीजें हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं. थॉट प्रोसेस है कि
बिजनेस ग्रो करना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप को पिवट करना टू द चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एमएसएमई क्लाइंट्स और द चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, उसके साथ हम कैसे अलाइन कर सकते हैं वो हमें इम्पोर्टेंट तरीके से देखना है, जो कि हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है और उसको रेलेवेंस टू योर बिजनेस एंड योर क्लाइंट्स बिजनेस कैसे लेके आना है। टेक्निक्स पे बात करेंगे, 6 टेक्निक्स की बात करेंगे या 6 एवेन्यूज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला एवेन्यू है बिजनेस पार्टनरिंग। Converging from a compliance based organization or a typical filing based organization to a business partnering organization, आप सामने वाले के बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं वो जरूरी है। इसके बारे में क्या क्या एवेन्यूज है उस पर बात करते हैं, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस या स्मार्ट एमआईएस आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस ग्रो करने के लिए। तीसरी चीज, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एसओपी जिसको बोलते हैं, वो एक एवेन्यू है जहां पे हम ग्रो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एक हमारे लिए चौथी चीज है ग्रो करने के लिए। पांचवा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड छठा इज लीडरशिप कोचिंग। इन चीजों पे अगर हम बात करेंगे तो ये एवेन्यूज ऐसे हैं जो कि एमएसएमईज को जरूरत है। MSMEs को इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। देयर आर पीपल हु आर डिलीवरिंग दिस सर्विस बट मासेस स्टिल डोंट हैव इट। तो MSMEs को नॉलेज नहीं है बट जरूरत है। हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतने MSMEs को एड्रेस करते हैं, अगर हम ये इंडिविजुअल सर्विसेज उनके पास लेके जाएं तो डेफिनेटली उनको ये एडवांटेज मिलेगा कि वो अपने बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर और स्केल कर सकते हैं। इसमें पहली चीज जो मैंने बात करी बिजनेस पार्टनरिंग की, उसकी अगर मैं डिटेल जाऊं कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं उसके लिए अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए एंड इन टर्न अपने जो MSME क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो उसमें पहला आता है हाउ डू वी गेट इनटू द स्किन ऑफ बिजनेस। हम कैसे कर सकते हैं कि हम बिजनेस की स्किन में घुस जाएं। कैसे घुस सकते हैं? हम ऑपरेशंस में क्यों नहीं हेल्प कर सकते लोगों को? हम क्यों नहीं कह सकते कि आपका बिजनेस इस तरीके से रन करता है, उस तरीके से बिजनेस रन करने से आपको ऑपरेशनली ये जगहों पे लॉसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक है, विच इज पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। जब स्टॉक आता है तब से लेके जब तक डिलीवर होता है, हमें एज अकाउंटेंट्स, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पता है कि वो आके डिलीवर होने तक देयर इज अ लॉस विच हैपेंस। लॉस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। कुछ परसेंटेज स्टॉक श्रिंकेज लॉसेज हो जाता है। क्या हम उस ऑपरेशंस के अंदर घुस के उनके साथ बात करके एक ऐसा ऑपरच्यून उनको इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ऑपरच्यून स्टेप्स बता सकते हैं जहां उनका लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे, सो दैट वी पार्टनर मोर एंड बेटर विद देम इन देयर बिजनेसेस। क्या हम अपने क्लाइंट्स के, कस्टमर्स और वेंडर्स के नेगोशिएशन में इनकॉर्पोरेट अपने आप को कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट वी हेल्प देम सेव सम मनी बाय बेटर नेगोशिएशंस विद वेंडर, वी हेल्प देम गेट सम बेटर मनी बाय बेटर नेगोशिएशन विद कस्टमर्स। और सो मच, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो MSMEs की है वो है कलेक्शन। क्या हम उनके कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हम उनके कलेक्शन स्ट्रेटजीज बेटर कर पाए, हम उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स इस तरीके से डिजाइन कर पाए कि उनको कैश फ्लो के लिए, वर्किंग कैपिटल के स्ट्रगल नहीं करना पड़े, उनको पैसा पहले मिल जाए। वो उस तरह के लीवर्स हम सबके पास हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें क्या वो करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें वो करना चाहिए। वो ऑपरेशंस हमारे लिए घुसना बहुत बहुत जरूरी है। फिर जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है हिस्टोरिकल, जिसको मैं अभी स्मार्ट MIS के फॉर्म में बात करूंगा। दूसरा होता है फ्यूचरिस्टिक, विच इज ऑल लीडिंग इंडिकेटर्स। क्या मैं बिजनेस के ऑपरेशंस में घुस के उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, उनका बजट फ्रॉम एन ऑपरेशंस एंगल बना सकता हूँ?
या बनाने में मदद कर सकता हूँ, रादर देन सिर्फ ये कंपाइल करना कि अच्छा ये इनपुट्स आ गए और इससे प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट या कैश फ्लो बन गया। क्या मैं उसके साथ घुस सकता हूँ ये समझने के लिए कि उसकी कलेक्शन साइकिल कैसी है, पेमेंट साइकिल कैसी है, इन्वेंटरी टर्नओवर क्या है, और उससे उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्स आती है, उस रिक्वायरमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन दीस 3 लीवर्स एज एन एग्जांपल। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एज बिजनेस पार्टनर्स है, जहां बिजनेस के साथ फाइनेंस पार्टनर करते हैं और बिजनेस को और लीनर बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला चीज आती है वो आती है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके क्लाइंट्स स्ट्रगल करते हैं चीजों को डिलीवर करने में, अपने बिजनेस को रन करने में, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते और उसी विशियस सर्कल में घुसते चले जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा अगर आप कारण देखेंगे डीप डाइव करके, जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, बहुत सारे एमएसएमईज को अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं पता होता। It is very important to define the right problem statement for your MSMEs and for yourself so that you can solve it right. You can solve it correct the first time. अब हम एज प्रोफेशनल्स, क्योंकि हम बिजनेसेस को इतने क्लोजली जानते हैं, हम उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, जहां हम उनके साथ घुस के उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की राइट डेफिनेशन में एंटर इनटू कर सकते हैं, क्या उनको हेल्प कर सकते हैं इन डिफाइनिंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, is an amazingly important avenue where MSMEs need your real help. अगर आप इसमें घुस जाएंगे, this will be real support to them through professionals like us, जहां पे वो अपने बिजनेस को बेटर कर पाएंगे। मैंने रिसीवेबल्स और कस्टमर्स के ऑन कलेक्शन की बात करी। जब जब कोई क्लाइंट कस्टमर को ऑनबोर्ड करता है, उस ऑनबोर्डिंग के टाइम पे क्या हम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करके उनकी टर्म्स को चेंज करा सकते हैं? क्या हमें ऐसा देखना चाहिए? ये चीजें हम इन दी टॉपिक ऑफ helping as business partners, we can help our MSMEs and grow their business, make the controls better in the organization, which in turn will help us increase and enhance our revenues as well. So ये पहला पॉइंट था जो हमें करना चाहिए। दूसरा चीज जो हमें करना चाहिए वो है स्मार्ट MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्मार्ट, व्हेन आई से स्मार्ट, बहुत सारे चीजों में हम रिपोर्ट्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, सेइंग ये आपका प्रॉफिट लॉस है, ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है, एक्स है। अब इसके बियॉन्ड हम नहीं वैल्यू ऐड कर पाते, शायद क्योंकि हम उसके बिजनेस को उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। कैन वी गेट इनटू द ट्रांजैक्शनल लेवल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एंड फिगर आउट कि वो जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, पिछले महीने क्या हुआ, पिछले क्वार्टर क्या हुआ, उसको पिछले क्वार्टर से मैच करके उसके वेरिएंस एनालिसिस, उसके रीजंस निकाल के मैनेजमेंट को दीजिए, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड गिव समथिंग व्हिच इज अ बेटर MIS टू देम, which is a smart MIS, जिसके बेसिस वो डिसीजन ले पाए। बहुत सारे MSMEs ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको पैसा समझ में आता है, उनके लिए पैसा और प्रॉफिट बराबर होता है, जिस कैश इक्वल्स प्रॉफिट, जो हमें पता है कि वो नहीं है। सो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेशन कैसे डिफरेंट है, ये भी एक स्मार्ट MIS का और स्मार्ट तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने का एक फॉर्मेट है। सो वो हम कर सकते हैं विद दिस स्मार्ट MIS, लैगिंग इंडिकेटर्स, उनके एनालिसिस, दिस विल हेल्प you better work with them on cleaning their books of accounts. बहुत सारा गार्बेज पड़ा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल फाइनेंस फंक्शंस नहीं देख पाते हैं, बट आप एज कंसल्टेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस की MIS को स्मार्ट करके, बुक्स को क्लीन करके, लीनर करके देके, सो दैट वो उन लीन बुक्स के साथ, क्लीनर बुक्स के साथ बेटर एलिजिबल हो पाए MSMEs की स्कीम्स के लिए, बैंक से लोन के लिए, और जितने भी एवेन्यूज हैं टू एनकैश और मेक यूज ऑफ देयर, बेटर यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। सो ये था दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं तो अंडरलाइंग एक थीम होता है ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रो स्केल करने का। वो थीम मोर ऑफ्टन देन नॉट स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में होता है
कि वो प्रोसेस ड्रिवन होती हैं, पीपल ड्रिवन नहीं होती। क्योंकि जब जब ऑर्गेनाइजेशन पीपल ड्रिवन होती हैं तो पीपल डिपेंडेंट बन जाती हैं, विच मीन्स अगर एक रिसोर्स की रिसोर्स गया तो बिजनेस फ्लैट हो जाता है। अब इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए क्या हम एज प्रोफेशनल्स लेके आ सकते हैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस एसओपीज? क्या हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना सकते हैं हर एक काम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है? क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी? आंसर इज यस, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। क्या ये एवेन्यूज हैं? यस, ये एवेन्यूज हैं। अगर हम इस एवेन्यूज को यूटिलाइज करेंगे तो आप एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमईज के लिए क्रिएट कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, जो सीईओज हैं, उनके लिए एक बेटर टाइम क्रिएट करके दे पाएंगे जो कि वो अपने बाकी चीजों में लगा सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस और ग्रो करेगा। एसओपीज बनाने का एक इनडायरेक्ट एडवांटेज होता है, जब आप एसओपीज बनाते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या चीज कब होनी चाहिए, तो आपको समझ में आता है कहाँ पे ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एडिक्वेट डेलीगेशन नहीं कर रहे अपने काम का, विच मीन्स दे आर सक्ड अप इन द रिसोर्सेज एंड एरियाज वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बट दैट इज ईटिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम और लॉट ऑफ देयर टाइम। सो डेलीगेशन आप उनको बता सकते हैं। एसओपीज के बाद उस एसओपीज में डिपार्टमेंट वाइज जो भी उनकी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस डिफाइन किए हैं उसको आप मेजर करना बता सकते हैं, सो दैट वो एक डैशबोर्ड, वो एक एसओपी का आउटकम वो काम कर जाएगा ओनर्स के लिए, ये देखने के लिए कि मेरा प्रोसेस, मेरा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट विल बी जस्ट वन पेजर फॉर देम, so that they can stay relaxed and focus on enhancing their business rather than getting sucked into day-to-day operations of the business. फिर इसके बियॉन्ड हम इसी के साथ चेक्स बैलेंसेस बना सकते हैं, उसके जो है लिमिट्स डिफाइन कर सकते हैं। एक्स परसेंटेज वेरिएंस के बियॉन्ड जो है इट शुड गिव यू एम्बर स्टेटस फॉर परफॉर्मेंस, रेड स्टेटस अगर वो और बियॉन्ड जाता है तो अगर विद इन द लिमिट्स है तो ग्रीन रह सकता है। ये चेक्स बैलेंसेस और मेजरमेंट क्राइटेरिया हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू बीइंग अ प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंटेड एंड डेवलप्ड प्रोसेस। अब इसमें एक चीज जाननी बहुत जरूरी है हम लोगों को अपने क्लाइंट्स के लिए, जब आप एसओपीज बनाते हैं या प्रोसेस डॉक्यूमेंट करके देते हैं, दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, दिस हैज टू बी डन ओवर एंड ओवर अगेन, improvise it basis how the organization is building and developing। एक बार कर देने के बाद कम से कम महीने बाद उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए ऑफ द एफिकेसी ऑफ द प्रोसेस एंड कंसिडरिंग इट विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसमें कुछ और चेंजेस की जरूरत है या नहीं है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए जब हम अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि आप प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंटेशन से कैसे बिजनेस को ग्रो और स्केल कर सकते हैं। सो ये एवेन्यूज आप अपने बिजनेस में, अपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कीजिए, दिस विल हेल्प यू। फोर्थ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज हाउ डू वी ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी इनटू द बिजनेस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आज नए आ रहे हैं सब ऑलमोस्ट सब टेक बेस्ड हैं या इन वन फॉर्म और द अदर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब हम एज प्रोफेशनल्स उतना टेक सेवी या उतने टेक रिसोर्सेज के साथ क्या अपने क्लाइंट्स के पास जा सकते हैं टू से व्हाट वी कैन हेल्प यू इन अ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके क्लाइंट्स के पास सेल्स फंक्शन के अंदर सेल्स कोशिश करी, इतने लाख का मैं ऑर्डर पिच करके आया बट मुझे इतने हजार का ही ऑर्डर आया, उस इतने हजार के ऑर्डर में से मैं इतना फुलफिल कर पाया और उसकी कलेक्शन जो है अभी मुझे 2 महीने बाद आएगी। नाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ सेल्स बीइंग पिच्ड, कन्वर्टेड, सेल्स मेड, गुड्स डिलीवर्ड, पेमेंट रिसीव्ड इज अ प्रोसेस। क्या इसमें कहीं टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो सकती है? क्या मैं इसमें कोई सैस बेस्ड टूल लगा सकता हूँ? क्या डेटा अगर इसका सिर्फ एक्सेल में कैप्चर हो रहा है तो मैं उसमें मैक्रोस यूज करके, डेस्कटॉप ऑटोमेशन करके इनके लिए कोई अच्छी रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता हूँ? क्या मैं एक छोटा सा टूल बना सकता हूँ जो इनका काम इजी कर देगा? ये सारे रिसोर्सेज दोस्तों मार्केट में आपके लिए बहुत सारी टेक कंपनीज बहुत कम प्राइस पे करके दे सकती हैं।
क्योंकि आप बिजनेस जानते हैं, आपका क्लाइंट कैसा कर रहा है, और आप टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़े हैं, तो आप टेक्नोलॉजी कंपनी से करा सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज इन हाउस हैं जो एक्सेल ऑटोमेशन वगैरह में एक्सपर्ट है, तो आप उनसे ये काम करा सकते हैं। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत सारी कंपनीज जो प्रोबेबली माइक्रो लेवल की नहीं होती, स्मॉल या मीडियम लेवल की होती हैं, उनको विजुअलाइजेशन चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, ग्राफ्स, कि मेरा जो है बिजनेस किस तरफ जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। वो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे फ्री में टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन, पावर बीआई, 100% ऑफ द टूल्स आर नॉट फ्री। कुछ समय के लिए फ्री हैं, कुछ कैपेसिटी के लिए फ्री हैं, बट ये फ्री में भी अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि नो कोडर्स नॉलेज के साथ भी कोडिंग या विजुअलाइजेशन या डैशबोर्डिंग सिखाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली इजी टू लर्न। हम उसको यूज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, हम उसको यूज कर सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए, हम उसको यूज कर सकते हैं वेरिएंस एनालिसिस के लिए। ये टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एटलीस्ट माइक्रो स्मॉल कंपनीज में कर सकते हैं। मीडियम कंपनीज में से टैबलू, पाइथन, पावर बीआई यूज कर सकते हैं। प्लस मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आज की डेट में द नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव एन ईआरपी इम्प्लीमेंटेड सो दैट दे कैन गो फ्रॉम मीडियम टू लार्ज कॉर्पोरेट्स और टू एमएनसीज। वो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में भी हम लोग एज कॉन्डूट काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें फाइनेंस का नॉलेज है कि सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं इन अ नॉन टेक्नोलॉजी और सेमी टेक्नोलॉजी मैनर, एंड ईआरपी उसको कैसे रिसीव करते हैं और वो रिपोर्ट कैसे चर्न आउट कर सकते हैं। वी कैन एक्ट एज कॉन्डूट टू कन्वर्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट to the technology requirement and give a report whatever is available, whatever is possible, whatever way we can add more value. तो टेक्नोलॉजी के 4-5 एवेन्यूज हैं जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। छोटे स्केल पे अगर काम कर रहे हैं तो जरूर एक्सेल या डेस्कटॉप ऑटोमेशन की मैक्रोस की तरफ जाइए। मीडियम और स्मॉल कंपनीज हैं, लार्ज कंपनीज तो ईआरपी की तरफ जाइए। बट कीप हार्पिंग ऑन न्यू थिंग्स। न्यू टेक्नोलॉजीज आर वेरी easy to implement, quick to learn. Even if you don't have time and capacity to do it, you have got companies who can do it for you. टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जो बहुत कम प्राइस में आपके लिए काम कर सकते हैं इजीली फॉर योर क्लाइंट्स, एंड यू कैन ऐड ऑन योर वैल्यू to the output which these startups are giving to you by adding analysis, by adding commentary, by adding business insight, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी सिर्फ डेटा ही दे पाती हैं। सो वो आप ऐड करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। सो ये एक एवेन्यू और है जो हमें करना चाहिए। फिर with the advent of every organization either going global or aspiring to go global, or at least countrywide, with the use of technology, without the use of technology, risks have increased. बहुत तरह के रिस्क आ गए हैं और बहुत न्यूमरस लेवल पे रिस्क हैं। फाइनेंशियल रिस्क हैं, ऑपरेशनल रिस्क हैं, कंप्लायंस रिस्क हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं, कंपटीशन रिस्क हैं, एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी, बहुत सारे रिस्क हैं जो हर कंपनी अपने बिजनेस में फेस कर रही है। अगर हम बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम उसको समझ सकते हैं, तो हम वो सारे के सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज और मिटिगेट करने के लिए हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि वो उन रिस्क को किस तरीके से देख सकते हैं, और हम क्या स्ट्रेटजी उनको दे सकते हैं सो दैट वो अपने कॉन्स्ट्रेंड एनवायरनमेंट के अंदर उन रिस्क को मिटिगेट करके अपने बिजनेस को अच्छे स्केल पर रन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंटरनल रिस्क की अगर मैं बात करूं तो पीपल बेस्ड रिस्क होता है सबसे बड़ा, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसोर्सेज डिपेंडेंट होती है। तो मेरा रिसोर्स का क्या रिस्क है, कौन से मेरे क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या मैं उसके लिए बेटर मिटिगेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकता हूं कि मुझे वो पीपल रिस्क खत्म हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, इज समथिंग दैट वी कैन लुक एट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 4 क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, तो क्या उन 4 क्रिटिकल रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑफ द जॉब
इस तरीके से हो कि डिपेंडेंसीज ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन गेट्स रिड्यूस्ड और वो प्रोसेस जो है डिवाइड हो जाए, सो दैट आपका रिस्क बैलेंस हो जाए। उसमें से कुछ पार्ट आप टेक्नोलॉजी पे ले जाएं, कुछ पार्ट आप आउटसोर्स करके रखें। ये स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं ऑन केस टू केस बेसिस ऑफ हाउ डू वी मिटिगेट पीपल बेस्ड रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रिस्क होता है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पिरामिड स्ट्रक्चर और रिवर्स पिरामिड स्ट्रक्चर के बीच में फंस जाती है। सीनियर लीडरशिप ज्यादा है, जूनियर कम है और वाइस वर्सा। ये एक रिस्क होता है कंसिडरिंग किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किस ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं। We as outsiders, as consultants to the clients can look into this and say this is where the gap lies. यहाँ पे रिस्क है, आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये हम कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। नॉन पीपल बेस्ड रिस्क में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क होता है या टेक्नोलॉजी रिस्क होता है ऑफ विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यू आर एट। वो प्लेटफॉर्म कितना पुराना है, कितना नया है। बहुत ज्यादा पुराना है, आउटडेट होने वाला है, तो शायद आप कुछ समय बाद अपनी सर्विसेज उतने इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स नहीं डिलीवर कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रियल एस्टेट वाइज आप ऐसी जगह लोकेटेड हैं जहां पे आपका एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस एट स्केल गोज लेस। आपकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज पास नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। दैट इज अ रिस्क टू बिजनेस, बिकॉज अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो आप नॉन कंपेटेबल हो जाएंगे फ्रॉम योर कंपटीशन। सो वो रिस्क हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। डीलेड पेमेंट का बहुत बड़ा रिस्क है कस्टमर के साथ काम करने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत बड़ा रिस्क है। सो हमें इन सब चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए और इसको अपने सर्विस ऑफरिंग में ऐड करके क्लाइंट्स को देना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट एडवांटेज ऑफ दिस थ्रू प्रोफेशनल्स। एडॉक मैनर में तो सभी किसी ना किसी तरीके से कर रहे होते हैं। इफ दे गेट इट डन थ्रू प्रोफेशनल्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, it adds credence to the way they are doing, and it adds credence to your service also, because you as a professional are giving that service. तो वो हमें देखना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है जो हम कर सकते हैं एज वन ऑफ द एवेन्यूज इज लीडरशिप कोचिंग। बहुत सारे सीईओज ऐसे हैं जो बिजनेस तो रन कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, और उनकी डिपेंडेंसीज उनके सीएफओज पे होती हैं फॉर ऑल दी फाइनेंशियल डिसीजंस, फॉर ऑल दी कमर्शियल डिसीजंस। बट हम एज प्रोफेशनल्स वी कैन कम एज कोच टू द सीईओ, कोच टू द सीओओ, टू हेल्प देम guide and help them understand the financial implications of the decisions that they make at an independent level, so that अगर उनको अपनी मैनेजमेंट में किसी को चैलेंज करना है, they would have their own perspective to look at things commercially and financially, उसके implications। वो चीज हम कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑप्टिमाइजेशन कोच भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक और एवेन्यू है जिस पे हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी एंटर इनटू करके क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात करी मैंने जो 6 की आइडियाज ऑफ प्रोबेबल ग्रोथ विच आई सी फॉर CA fraternity within their existing MSME clients and beyond, जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसमें कुछ एक जनरल क्वेश्चंस या इनपुट्स मैंने फेस करे हैं जो मुझे लोग बोलते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अदर प्रोफेशनल्स हो, कि मेरे पास टाइम नहीं है इसको स्ट्रक्चर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, या मेरे पास बेटर ROI के प्रोडक्ट्स हैं, या मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं, या मैं सब कर लूं बट मैं इसको प्राइस कैसे करूं, आई डू नॉट नो हाउ टू प्राइस इट एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब आंसर्स आपके ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे जब आप उसमें घुस के काम करना स्टार्ट करेंगे। यू विल सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। इन केस यू गेट स्टक, देन पीपल लाइक मी आर अवेलेबल। सुमित जी के थ्रू आप मेरे से टच में आ सकते हैं कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें क्लाइंट को सर्विस देना है। बट दीज आर absolutely niche areas where you can come and play a pivotal role for your clients and add more value to their business. हम ये सारे जो obstacles हैं इनको overcome कर सकते हैं। This is absolutely possible. So this is about the opportunities. Before I go into the changes or additions to the schemes that we have, सुमित जी इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस है तो ले लेते हैं।
Let me check. Kindly share the latest government scheme for the startup. From the starting देखते हैं. सुमित जी, फर्स्ट क्वेश्चन दीपक अग्रवाल जी का है, 5:30 पे अगर आप देखें। जी. ऑल्दो उसका आंसर कुछ हद तक कर दिया ऑलरेडी पंकज जी ने। ओके. अतुल छात्रा जी का क्वेश्चन है, काइंडली शेयर द लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम फॉर द स्टार्टअप. आते हैं सर स्कीम्स पे, अभी इसके बाद Okay. मैं प्रेजेंटेशन शेयर Okay. करूंगा, उसमें चेंजेस नेक्स्ट लेंगे। है, राइट सर. नेक्स्ट जितेंद्र जी का है, all these services are free of cost to business for which they do not want to pay. I think so. Okay. ओके. So सो दीपक जी का जो क्वेश्चन है और जितेंद्र जी का जो क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पे है, मैं साथ साथ रीड कर रहा था, मैं दोनों को ही आंसर कर देता हूँ. सो दीपक जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के पास से रिस्पांस नहीं आता है, या वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते कि हम जो है बिजनेस में उनसे बात कर पाएं या प्रोसेसेस पे घुस पाएं, बिकॉज वो एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना चाहते. एब्सोल्युटली राइट. बट एज professionals, what I have seen is this acts as one of the barriers in the mind of the organization कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं खर्चा करना. होता क्या है, वो हर उस चीज पे पैसा खर्चा करते हैं जहां उनको एक टेंजिबल बेनिफिट नजर आता है. दिस बिकम्स एन इंटेंजिबल बेनिफिट. इस इंटेंजिबल बेनिफिट को आप टेंजिबल कैसे बना सकते हैं? एक एग्जांपल मैं ले रहा था इन्वेंट्री का. इन्वेंट्री के एग्जांपल पे अगर मैं थोड़ा सा बिल्ड कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री में जब आप उनको बताएंगे बिजनेस में, जो मेरा पहला पॉइंट था बिजनेस पार्टनरिंग वाला, जब आप बिजनेस पार्टनरिंग करने की कोशिश करेंगे आप उनसे डे 1 पे कि आपका इन्वेंट्री लॉस X% हुआ है, लेट अस वर्क ऑन मेकिंग दैट लॉस लेट्स से 20% ऑफ व्हाट इट इज टुडे. 80% लॉस में रिडक्शन करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं एज बिजनेस पार्टनर्स, नॉट एज third party providing services. Then they will help you and they will get you into the business. आप उसको सिर्फ एक ही चीज करके दिखाएंगे बेटर, तो आपको बाकी चीजों में घुसने दिया जाएगा. ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरे और जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी उन लोगों ने किया है ऐसा, तो वो एंटर करने दिया जाता है. इसके बाद ये वन टाइम टास्क नहीं होता. आपने शायद पहले बार उनको करके दिया, मे बी फॉर मार्जिनल फी, मे बी फॉर फ्री, या मे बी एक टाइम बाउंड कर लिया कि मैं इतने जो है घंटे एक पर्टिकुलर मंथ में सिर्फ देता हूं इस काम के लिए. दैट वन असाइनमेंट कैन एक्ट एज योर इन्वेस्टमेंट. दैट मे गिव यू इनिशियली छोटा रिटर्न, बट वो बढ़ जाएगा जब उसके साथ उसको केपीआई लिंक कर देंगे, जब उसको मॉनिटर करना शुरू करें, उसको बताएंगे कि 80% रिडक्शन हो गया या 70% हो गया, 40% हो गया, और उससे X रुपीज उसके बच गए, तो आपको एंटर करने देगा. सो ट्राई दिस टेक्निक, दिस विल हेल्प यू. रिलेटेड क्वेश्चन जितेंद्र जी का, ऑल दी सर्विसेज आर free of cost to business. They don't want to pay. Again, they do not want to pay till the time they do not see a tangible benefit. आप उसको tangible benefit से लिंक कर दें, वो आपको जरूर एंटर करने देंगे. आप उनसे जरूर कहें कि ओके, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट ऑफ योर टॉप पेन प्रॉब्लम. जो भी उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, आप उस पर काम करके छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके उनके छोटा सा एक्सपेरिमेंट से बेनिफिट दे दें और बोलें अगर मैं इसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपेंड कर दूं तो आपको X बेनिफिट मिलेगा या Y बेनिफिट मिलेगा. देन दे शुड हेल्प यू गेट इनटू द बिजनेस. दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. I hope I have answered Deepak ji and Jandra's question. Thanks, sir. Okay. आगे चलें? Yes, पंकज जी. ओके, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे जो चेंजेस हुए हैं इन दी. एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. जो चेंजेस हुए हैं लेटेस्ट स्कीम्स में, क्या क्या एडिशंस हैं उस पर बात करने जा रहे हैं. आई होप पीपल कैन सी माय स्क्रीन.
Yes. Okay, fine. So this is a brief introduction of what we do. Let me quickly take you to the schemes. Okay, एक ये स्कीम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है जिसका पर्पस है एमएसएमईज को मार्केट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तक लेके जाना बाय इंक्रीजिंग द आउटरीच ऑफ एमएसएमई स्कीम्स। जो भी आज की डेट में स्कीम्स हैं, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब 40 के आसपास स्कीम है, उसको लेके जाना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जितना टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसीवेबल्स फाइनेंसिंग मार्केट और गवर्नमेंट सीजीटीएमएससी स्कीम है या ग्रीनिंग इनिशिएटिव एमएसएमईज हैं या वुमेन ओन एमएससीज हैं, उनको हेल्प करते हैं थ्रू दिस स्कीम बाय वर्ल्ड बैंक, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी टेक्नोलॉजी को हेल्प करने के लिए। ये एक नया चेंज और नई स्कीम आई है जहाँ पे पार्टिसिपेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पार्टिसिपेट करने का भी गवर्नमेंट ने एक्टिव प्रोसेस बनाया है। दिस इज वन स्मॉल चेंज विच हैज हैपेंड बट वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। इसके बाद एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का फंड है जिसका इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर को लेवरेज किया जाए टू प्रोवाइड ग्रोथ कैपिटल टू वायबल एमएसएमईज इन अ डिफाइंड ग्रोथ प्लान। जितने भी वायबल एमएसएमईज हैं उनका एक ग्रोथ प्लान बना के प्राइवेट सेक्टर उनको हेल्प कर सकता है बाय कैपिटल टू प्रोवाइडिंग कैपिटल टू डॉटर फंड्स, सो दैट वो आगे अपने एमएसएमईज को इक्विटी या क्वासी इक्विटी या डेट लेवल पे फंडिंग कर सकें। ये जो फंड है ये एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के नाम से है, जो एसआरआई के अंदर बना हुआ है। मदर डॉटर फंड के स्ट्रक्चर में ये लोग फंड्स देते हैं। अगेन 3 लेवल्स मैंने आपको बताए और ऑब्जेक्टिव है जितने से ज़्यादा वायबल एमएसएमईज को सपोर्ट कर पाएं टू रीच दी $5 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी बनने के लिए। ये एक नया फंड आया है, इसमें हम लोग जो है अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं फंड्स दिलाने में। एमएसएमई की चैंपियन स्कीम है जो कि स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने बनाई है। कुछ कंपोनेंट्स है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के, उसको कंबाइन करके बनाया है यूनिफा सिनर्जाइज करने के लिए स्कीम्स को एक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसमें क्लस्टर्स एंड एंटरप्राइज बिल्ड किए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, वेस्ट रिडक्शन, शार्पनिंग बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड नेशनल एंड ग्लोबल रीच और एक्सीलेंस के लिए। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं, ज्यादा 4 हैं जिसमें 3 अभी वो क्लेम करते हैं और चौथा येट टू बी लॉन्च्ड है। सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट स्कीम, इनोवेशन इंक्यूबेशन आईपीआर डिजाइन की स्कीम और लीन इज वन ऑफ द प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव लीन की स्कीम और डिजिटल एमएसएमई, इसका भी डिटेल्स डिजिटल एमएसएमई के बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इन की 3 एरियाज पे फोकस करता है, जेडीडी, इंक्यूबेशन, आईपीआर डिजाइन्स को और कॉम्पिटिटिव लीन को। ये सारी क्लस्टर बेस्ड स्कीम्स हैं। वो लोग जो इसके लिए ऑथराइज्ड हैं बाय द गवर्नमेंट वो ये स्कीम्स रन कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं एंड एमएसएमईज को। फिर एक जो है टूल रूम एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्कीम है जो कि कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, जहाँ पे जो भी रेलेवेंट सेक्टर्स डिफाइंड इन इंडस्ट्रीज बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री, उसके 18 टूल रूम्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पैन इंडिया बनाए हैं। जनरल इंजीनियरिंग, फाउंड्री, फॉर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेग्रेंस, ग्लास स्पोर्ट्स गुड, फुटवेयर के लिए हेल्प करेंगे टूलिंग फैसिलिटीज से, सो दैट एमएसएमईज एफिशिएंटली इंडस्ट्री रेडी मैन पावर दे पाए फॉर दीज प्रोग्राम्स। और प्रोसेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे और कंसल्टेंसी एंड जॉब वर्क उस सेक्टर में हेल्प करेंगे। ये एक स्कीम बिल्ड की गई है फॉर एमएसएमईज स्पेसिफिकली इन दीज सेक्टर्स। इसके डिटेल्स अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको
सेशन के बाद सुमित जी के थ्रू लिंक भिजवा दूंगा। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो कि रिसेंटली लॉन्च है, फैसिलिटेट करती है बैंक लोन्स बिटवीन 1 लाख टू 1 करोड़, जिसमें एंटरप्रेन्योर में एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोअर होना चाहिए, एक वुमन बोरोअर होनी चाहिए पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग ए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। पर्पस यही है कि इंडिया ग्रो कर रहा है तो SC/STs वुमन एंटरप्रेन्योर्स क्यों पीछे रह जाएं, तो उनके लिए एक स्कीम लेके आए हैं सो दैट उनके लिए हर्डल जो है रिमूव हो सकें। SC/ST 18 ईयर्स अबव होना चाहिए, लोन ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है जिसमें फर्स्ट टाइम वेंचर्स होंगे, बेनिफिशियरीज जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर से हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज अगर हैं तो 51% शेयर होल्डिंग जो है SC/ST या वुमन एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए और कोई बैंक से पहले डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। थोड़े से चेंजेस इसमें किए गए थे, तो एक्सटेंट ऑफ मार्जिन मनी पहले जो था वो 25% तो उसको रिड्यूस करके अप टू 15% कर दिया गया है। उसका लिमिट है कि कम से कम 10% तो फिर भी कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, मिनिमम 10 मैक्सिमम अप टू 15% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? अलाइड टू एग्रीकल्चर हो सकती हैं, पिसिकल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, रियरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, एग्रीगेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज, डेयरी, फिशरी, एग्री क्लिनिक, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एलिजिबल हैं फॉर कवरेज अंडर द स्कीम, बिकॉज लार्जली यहाँ पे ही आप देखेंगे SC/ST और वुमन एंटरप्रेन्योर जनरली काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको फोकस और ग्रोथ करने के लिए ये स्कीम में चेंजेस किए गए हैं और ये स्कीम ज्यादातर इंट्रोड्यूस 25% होती है, फिर चेंज करके उसको 15 और 10 किया गया है। की चेंजेस जो हैं हमारी स्कीम में वो यही हैं जो लेटेस्ट आए हैं। इससे पहले के अगर आपको चेंजेस चाहिए आई कैन स्टिल प्रोवाइड थ्रू सुमित जी, कोई इशू नहीं है। और इन स्कीम्स के बारे में कुछ और डिस्कशन करना हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। We have one question from Arun ji. Yes. What are greenfield enterprises? ओके, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइज होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम वेंचर कर रहे हैं किसी बिजनेस में इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर्स, और एक्टिविटीज होनी चाहिए अलाइड टू एग्रीकल्चर। अलाइड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की लिस्ट दी हुई है जिसमें पिसिकल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, रियरिंग, ग्रेडिंग, ये सब चीजें आती हैं। Okay. प्रीति गोयल जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेट डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रेट इन दीज स्कीम्स? हर स्कीम का वेरी करता है, स्पेसिफिक स्कीम बेसिस बैंक इंटरेस्ट हैं, और बैंक इंटरेस्ट का क्राइटेरिया जब आप बैंक्स के पास जाते हैं विच इज प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, तो उनका आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी है रेट इंक्रीज करने की। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है अनलेस द स्कीम्स व्हिच आर गवर्न्ड बाय एज एन एग्जांपल NSIC, तो उनका एक क्राइटेरिया कि एक रेट पे देंगे। Right. Next, Subham Kansalji is asking, NSIC VC fund provide equity finance or only debt? सो इसमें जो स्कीम के अंदर है वो डेट, इक्विटी, क्वासी इक्विटी तीनों चीजें हैं। अब इसमें वेंचर फंड कैसे उसको स्ट्रक्चर करेगा वो डील टू डील वेरी करता है, बट दे आर एम्पावर्ड टू डू ऑल 3 mechanisms अवेलेबल। Right. One query, you can unmute yourself, KRMV. हेलो Yes, सर, yes, please. अभी जैसे जो भी आपने स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया वो सब सारा ठीक है, वो हम ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल्स जानते हैं। जी। लेकिन ग्राउंड पे अवेलेबिलिटी क्या है ये हमारे को, जैसे कि मैं अपने पर्सनली बिलीव करता हूँ, हमारे को थोड़ा डाउट लगता है कि ग्राउंड पे जो है ना दिखता नहीं है। सारे जो है ना बुकी हैं या बैंक्स में या फिर किसी को पता नहीं है, मतलब कि इसको मतलब गवर्नमेंट स्कीम निकाला और बेनिफिशियरी जो दोनों में जो है ना गैप बहुत है, और हमारे लोगों को नहीं पता है, तो फिर पता नहीं कैसे रहेगा।
ये हमारा अपना फीलिंग है। ठीक है, मेरा भी इसमें सिमिलर फीलिंग था कुछ समय पहले तक, जब मैंने इसमें इनिशियली स्टार्ट किया था काम करना एमएसएमईज के साथ। बट अगर आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मेरा फीलिंग चेंज हुआ है, बट उसका रीजन ये है, आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो पैसा चाहते हैं, वो उसमें लिमिटेड लोग ऐसे हैं जो बिजनेस है वायबल इसलिए पैसा चाहते हैं, और लोग क्योंकि पैसा मिल सकता है इसलिए पैसा चाहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपका बिजनेस वायबल है तो स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट और बैंक्स या वीसी हाउसेस फंड करते हैं, बट आपके बिजनेस की अगर यूनिट इकोनॉमिक्स सही नहीं है, या आप बाय योर क्रेडिट स्कोर आप रेडी नहीं है, आपने बहुत सारे डिफॉल्ट किए हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मैं एक बिजनेस लेके जाता हूँ जो बोलेगा कि मेरे को जो है अगले 5 साल सिर्फ लॉस होने वाला है, बट मैं 6 साल से तो मैजिक कर दूंगा, राइट? वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फंडिंग इज वेरी लिमिटेड अनलेस देयर इज अ कॉन्क्रीट रीजन वो 5 साल क्यों लॉस होने वाला है। वो एक जमाना था जब स्टार्टअप्स को प्राइवेट फंडिंग मिलती थी सिर्फ एक्विजिशन पे, जो आजकल वो भी लिमिटेड हो गई है। फंडिंग मिलती है आपके बिजनेस मॉडल पे, रेवेन्यू मॉडलिंग पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, एट अ यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल। अगर आपको क्विक फंडिंग उठाना है तो थ्रू एनी स्कीम, एट द एंड ऑफ द डे इट इज इकोनॉमिक्स। तो गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बट उसको भी तो उसका लोन पे इंटरेस्ट चाहिए। वो इंटरेस्ट वापस तभी आएगा जब आपका बिजनेस उसको सपोर्ट कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी स्कीम्स हैं, जहां मैंने जैसे बताया था पहले भी, जितनी भी स्कीम्स हैं जहां बैंक इन्वॉल्व है, वहां बैंक को राइट है लोन को डिनाई करने का, और बैंक्स डिनाई करते हैं इसलिए वो ग्राउंड पे पैसा नहीं आ पाता। बैंक डिनाई करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर पे, बैंक डिनाई करते हैं आपकी जो बिजनेस मॉडल या आपकी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं उसकी स्ट्रेंथ पे, बैंक डिनाई करते हैं आपके स्पेसिफिक्स ऑफ व्हाट यू वुड अचीव इन अ टाइम बाउंड मैनर, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट पे। ये डिनायल्स आते हैं, हम एज अ प्रोफेशनल्स यहीं पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेक पीपल रेडी फॉर फंडिंग। उनके बिजनेस मॉडल को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फंडिंग गोज हाई। और जो रिजेक्शन रेट है ये बहुत कम हो सकता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करेंगे पंकज जी। और कहीं ना कहीं आज जो हम इस सेशन के लिए बैठे हैं उसका पर्पस भी यही है कि पहले हम खुद को अवेयर करें, देन हम अपने क्लाइंट में उस चीज को लेके जा सकते हैं कि ये स्कीम्स हैं और हम कर सकते हैं। आज की डेट में स्कीम्स की बेनिफिट अगर मिल भी रही है तो वहां पे सीएस की प्रेजेंस बहुत कम है। वो जो भी अथॉरिटी है या मिनिस्ट्री है वहां से वो एक अलग तरह की लाइजनिंग में काम हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है उन चीजों का कि ये स्कीम्स थी। तो मैं एक्चुअली बहुत सारे बैंक्स के बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ काम करता हूँ। सो मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट वो खुद ये चैलेंज फेस करते हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट लेके आता है उसको नहीं पता होता उसका बिजनेस क्या है, उसको नहीं समझ में आती उसे पैसा कैसे जनरेट करेगा। वी आर नॉट रेडी टू फंड जस्ट बिकॉज किसी को पैसा चाहिए। वी आर रेडी टू फंड जहां वो पैसा जनरेट करके वापस कर सकता है। हर एक को हर अकाउंट दे कैन नॉट ट्रीट एज एनपीए, पैसा दे दिया फिर तो नहीं आएगा। दैट इज नॉट द वे इंडिया इज वर्किंग नाउ एटलीस्ट। सो वो एक चीज बहुत जरूरी है, और वो चेंज मैंने देखा है। और बैंक्स ने जब ऐसे रेलेवेंट केसेस आए जहां वो कर सकते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि यहाँ ये ऐसा बिजनेस है जब मुझे फंड करना चाहिए। बोथ विद प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स, मैं दोनों के साथ काम करता हूँ, दोनों में देखा मैंने। सर जी, ये क्या है ना कि जैसे पीछे लॉकडाउन में आया था ना आत्मनिर्भर भारत, सारे जो है ना, देखो मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ, ये सारे बुक की है। जैसे किताब लगा रहता है ना, वो सारे हमारे हिसाब से सारे किताब के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है ना इसमें प्रोफेशनल्स को जो है ना ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली जो आगे जो है ना क्लाइंट को डिलीवर करता है, तभी जाके जो है ना मोदी जी का मिशन जो है ना वो कारगर होगा। अदरवाइज तो जो है ना ये जयराम जी की, अब क्या लगता है बताइए। देखो एक्चुअली गवर्नमेंट ने रोका नहीं है प्रोफेशनल्स को एंटर करने के लिए, देयर इज नो बैरियर। अगर आप उसमें घुस के प्रोफेशनली इस पे काम करना चाहें आप कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आप जैसे स्पीकर्स को लाए हैं और काफी सारे प्रोफेशनल को, बिजनेस को, हमारी इकोनॉमी को, कोशिश है मोदी कि जी जो को इनपुट्स हैं बेनिफिट मिलेगा।
आपके जो इनपुट्स हैं वो भी पहुंचे हैं कि अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नॉट दे आर नॉट फंडिंग, बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, अगर उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उनको भी हम पंकज जी के या बाकी लोगों के माध्यम से आगे पहुंचाए। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, प्रॉब्ली रिसेंट तो नहीं, अभी तो हो गए इसको चीज को 6 महीने। एक फोरम है MSME एंड स्टार्टअप फोरम भारत, जो पूरी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दिल्ली स्टेट के लिए मैं एज अ प्रेसिडेंट काम करता हूं। उस फोरम का काम है कि जितने भी MSMEs की ऑन दी ग्राउंड चैलेंजेस हैं, चाहे स्कीम को लेके, चाहे फंडिंग को लेके, चाहे लाइसेंसिंग को लेके, किसी भी तरीके का, उसको कलेक्ट किया जाए और उसको गवर्नमेंट तक लेके जाया जाए एज फोरम, सो दैट वी कैन मेक इम्पैक्ट इन पॉलिसी मेकिंग। हम उस मिशन पे भी काम कर रहे हैं और वॉलंटरली कर रहे हैं, मैं भी उसमें वॉलंटरली काम कर रहा हूं। अगर आपके ऐसे कुछ केसेस हैं जहां ये प्रॉब्लम्स हैं और आप एज प्रोफेशनल्स उस पे श्योर हैं कि ये बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस इज एब्सोल्युटली फाइन, स्टिल यू आर फेसिंग चैलेंजेस, प्लीज गिव अस दोज इनपुट्स। हम फोरम के माध्यम से उसको पॉलिसी मेकिंग पे इम्पैक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, वहां तक लेके जाएंगे और उसको रीजन आउट करेंगे क्यों ये हुआ और क्यों ये नहीं हुआ। ग्रेट सर, ये MSME एंड स्टार्टअप दोनों के लिए ही है ये पूरा? MSME एंड स्टार्टअप दोनों के लिए नेशनल प्रेजेंस है। मैं दिल्ली देखता हूँ, यूपी भी देखते हैं लोग, हरियाणा अभी मेरे अंडर ही आता है, बट यूपी के लिए सेपरेट टीम है, ऐसे हर स्टेट की टीम है। ये एक बहुत ही ग्रेट थिंग आपने बताई। हमारे कई मेंबर्स को दिक्कतें आती हैं इसमें, तो होपफुली एक काफी यूजफुल साबित होगा, आई गेस यस सो। यस। एक क्वेरी और आ रही है हमारे पास कृष्णा वेनी जी की, बट सर द क्लाइंट हैज टू अलाउ अस टू एंटर इनटू द बिजनेस, again it comes to the cost point to them. If government mandates few things which need involvement of CA, then it might be useful for both. कृष्णा Your वेनी जी, comments, मैं your इसको comments, Pankaj ji. आंसर कर चुका हूं, बट मैं एक ही चीज कहूंगा, हमें वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनना है जो ये सोचें कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो मैं कुछ करूंगा। हमें वो एंटरप्रेन्योर्स बनना है कि मैं जितना कर सकता हूं वो करना शुरू करता हूं, and let me try to make even a small difference that will add huge confidence in us as professionals and in India as an economy. हम बहुत सारी चीजें फ्री मांग सकते हैं, बट वो आइडियली दैट इज नॉट द आइडियलिस्टिक वे ऑफ वर्किंग। आप Exactly. इतना सा वैल्यू ऐड करके दिखाइए, आपको सपोर्ट दिखेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट में, अपने कॉन्टेक्ट से सपोर्ट दिख जाएगा। चाहे वो आपका पहला क्वेश्चन है अराउंड क्लाइंट नॉट अलाउइंग अस टू एंटर द बिजनेस, या आपका दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग, वो अपने आप दिखेगा। ऐसा मेरा व्यू है। If we take a simple example, if you want to enter anyone's house, you need to knock the door again and again. Only then they will open it for you. They Yes. don't say कि yes, it is open, come and sit. So Exactly. we have to work for that. Exactly. And वो इसीलिए नहीं सेशन होता है, आज बेनिफिट्स को सीख ले, उनको बताएं क्या बेनिफिट दे सकते हैं हम आपको। है। और मैंने इसको कैटेगोरिकली दोनों ही टॉपिक्स को बहुत फोकस्ड और लिमिटेड रखा है, ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर सकें, हम इसको डायलॉग बना सकें। मैं इसको मोनोलॉग बिल्कुल नहीं बनाना चाहता हूं, तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज टाइप इन करें, आई एम हैप्पी टू आंसर। राइट सर। जितेंद्र जगिया जी लिख रहे हैं, पंकज जी वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, he is actively consulting on AIF NHN subsidies in Haryana and facing lot of challenges from the bankers, government department, etc. डेफिनेटली कर सकते हैं जितेंद्र जी हम काम। यस सर कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए कुछ है क्या स्कीम्स? इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी के लिए क्या स्कीम सर? जैसे गवर्नमेंट का कुछ जो वर्किंग कैपिटल या कुछ इस तरह से, आत्मनिर्भर भारत? नहीं सर, स्कीम्स बहुत हैं, पर्पस क्या है, आप मतलब क्या अचीव क्या करना चाहेंगे उस स्कीम से? वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का स्पेसिफिक रेलेवेंस इंश्योरेंस कंपनी से नहीं है, बट वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट की स्कीम्स हैं थ्रू लोन्स। अगर आप क्लस्टर डेवलप करना चाहते हो तो क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है। सो स्कीम्स अवेलेबल हैं, किस फॉर्म में वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके हिसाब से हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, डेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Arun ji is asking, sir, a unit is doing business of frozen foods, having SC at ST male members, only there can they fall under stand-up scheme.
or we should enter first SC ST women on board. It's an existing business, not a new business. सर कर सकते हैं ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज अगर है तो। आपने बिजनेस कौन सा बोला? फ्रोजन फूड्स। Frozen foods. फ्रोजन फूड्स एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में नहीं आता। ऑन दी मिनिमल लिस्ट जो मैंने उस पे छोटी करके डाली थी स्लाइड में, उसी को रीड कर रहा हूँ। बट इसका हम डिटेल लिस्ट रीड कर सकते हैं, अगर फॉल करेगा तो हम इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। वुमन एंटरप्रेन्योर की जरूरत नहीं है एज नॉट अ शॉर्ट क्राइटेरिया। SC ST के साथ कर सकते हैं अगर लिस्ट में फॉल करेगा तो। Right, Pankaj ji, there is no other query and definitely. Sir, one query, please. Yes, Monica ji, please, Monica ji. Sir, in one of my client cases, which is a diamond trader, they are a startup. वो एक diamond portal बना रहे हैं। उसमें उनको ये बात बताई गई थी through a bank that since they are a startup, they cannot get a loan from an NBFC. Since वो startup है और वो trading में ही deal कर रहे हैं, ऐसी कोई condition मुझे नहीं दिखाई दी from the RBI point of sight. आपको उसके बारे में कुछ आप मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहेंगे? वो कौन सी स्कीम में लोन लेना चाह रहे हैं, अगर वो कोई स्कीम फॉलो कर रहे हैं वो somehow actually वो कुछ बैंक रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। They were taking a loan from an NBFC which is there known to companies. So the criteria were met like unofficially, तो unsecured loan ही है based on the business plan that is being provided. तो इस वजह से it's not like I'm going to a Bajaj Finance to give me a loan. इसीलिए ऐसी कोई कंडीशन RBI की तरफ से, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि डायमंड ट्रेडर्स जो हैं, जो एक स्टार्टअप बना रहे हैं, एक MSME रजिस्टर्ड है, कि उनके ऊपर कोई एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, कोई ऐसी एलिजिबिलिटी इशू नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल लेंडिंग ट्रांजैक्शन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? इररेस्पेक्टिव MSME का स्कीम। So normal lending transaction is between lender and the lendee. If they fulfill a particular condition, they can take the loan. Right. No bar. Sure, sir. Thank you. And it has nothing to do with the capital of the company or anything. No, till the time Great. it fits the criteria of the lender, it's okay. Right, it does. Thank you. Okay. Sumit ji, shall we start with the second session? Yes, I think so. And already It's 7:35, I guess. पंकज जी ने very interactive session को interactive रखा है और mostly query answered हुई है, सारी query answered हुई है. So with this wonderful session, second session ending here, second day. Pankaj ji, thank you so much for your Thank you wonderful so much. presentation. And now over to you, Asha, for next introduction. Thank you, Sumit ji. Thank you, everyone. If there is anything that I can help you as professional brother, I will always be available, so people can reach out to me. Thank you so much. Pankaj ji, please share your presentation and whatever link you have discussed, that will be shared. Then I will do that. share to the all participants. I Thank will you do so much, sir. Thank you. Thank Thank you.